हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस में देश और प्रदेशवासियों का स्वागत है। मैं हूं हरीश और इस वक्त हम मौजूद हैं बीडी ऑफिस सरका घाट के पास और आज हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इनके ऑफिस से जो पंचायत लेवल के ऊपर जो दूर दराज के इलाके हैं, वहां पर जो सरकार की जो तमाम सुविधाएं हैं, वो हर पंचायत को किस हिसाब से जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। हालांकि अभी 2 दिन पहले हमने आपके साथ दिखाया था कि कुछ गांव की जो समस्याएं होती हैं, लोगों की अपनी समस्याएं हैं, वो लोगों को जो है वो किस हिसाब से जो बूस्ट अप किया जाए कि जो सरकार की जो रणनीतियां हैं, सरकार के जो प्लान्स हैं, वो आम लोगों तक किस हिसाब से पहुंचाया जाए। तो हमारे साथ हैं यहाँ पे बीडीओ सरकाघाट राजेंद्र जी। आज हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या इनके प्लस है। सर, आपका स्वागत है हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस पे। थैंक यू। सबसे पहले मैं आपसे ये जानने की कोशिश करूंगा कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के एक मन की बात में अगर हम बात करेंगे, तो उनका ये साफ कहना है कि जो भी देश का जो विकास है वो पंचायत की रणनीति के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो पंचायत का जो रोल है वो कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा अहम होता है। तो आपका इस विषय पे क्या कहना है? नेचुरली जो रूरल डेवलपमेंट और पंचायती राज डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो पंचायत स्तर पे हर एक व्यक्ति के साथ जुड़ा हुआ है। तो हमारे किसी विभाग की या किसी अन्य विभाग की कोई भी स्कीम जब लागू होती है, तो उसमें हमारा विभाग है वो 100% लोगों तक अपनी पहुंच बना के लोगों को उस योजना का लाभ पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इस इनिशिएटिव में हमारी प्रदेश सरकार द्वारा भी, विभाग द्वारा भी कई सारे और जिला स्तर पर भी कई इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं। सबसे पहले जब हमारे पंचायत प्रतिनिधि चुन के आए, तो प्रदेश सरकार द्वारा सबसे पहले ये तय किया गया कि क्योंकि वो उनमें से मैक्सिमम लोग नए चुन के आए हुए थे, तो उनको विभाग की कार्यप्रणाली और जो हमारी स्कीम्स के बारे में सही से पता नहीं था। तो उनको उनका 6-6 दिन का पहले प्रशिक्षण कराया गया, जिसमें सुबह से लेकर 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक उनको प्रॉपर हर एक जो हमारी फ्लैगशिप स्कीम्स थी, जैसे मनरेगा हो गया, स्वच्छ भारत मिशन हो गया, फिर हमारी जो प्लानिंग से जो पैसे हमारे पास अन्य स्कीमों के साथ आते हैं, मुख्यमंत्री आवास योजना हो गया, मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम योजना हो गया, उनकी क्या गाइडलाइन है और उनको हमने किस तरह से ज़मीनी स्तर पर लागू करना है। फिर एक बड़ा मुद्दा जो रहता है वो रहता है कि आईआरडीपी के तहत बीपीएल परिवारों का चयन, तो सर, जिसमें ये जो मुद्दा मैं यहाँ पे आपको रोकने की कोशिश करूँगा कि ज़्यादातर लोगों का सिर्फ़ जो जनरल हाउस कभी-कभी रिजेक्ट्स हो जाते हैं, वहाँ पे लोगों का यही मुद्दा रहता है कि कहीं पे कोरम पूरा नहीं होता है और लोगों की जो मेन समस्या है, वो सिर्फ़ ये आईआरडीपी और बीपीएल की ही देखी जा रही है। हाँ, जो क्वोरम पूरा नहीं होता है उसमें थोड़ी-सी कई बारी ऐसा होता है कि जो जानकारी पंचायत द्वारा शेयर की जानी चाहिए लोगों के साथ कि कब हमारा ग्राम सभा हो रही है, कई बारी वो थोड़ा-सा कम्युनिकेशन गैप हो जाता है, या फिर कई बारी जो बीपीएल में चुने हुए पुराने परिवार होते हैं, उनको ऐसा लगता है कि अगर हम पंचायत में नहीं आएँगे, तो हमें बीपीएल सूची से नहीं हटाया जाएगा। तो जिसकी वजह से क्या है कि ज़्यादातर लोग वहाँ पे नहीं आते हैं और उसकी वजह से हमारा कोरम पूरा नहीं हो पाता, और कई सारे जो महत्वपूर्ण फैसले लेने होते हैं, कई जैसे पेंशन के कोई लोग हैं जिनको पेंशन लगनी थी, तो उनके लिए प्रस्ताव डलना था वहाँ पे, उनका प्रस्ताव पारित होना था, या हमारी विधवा बहनें हैं, माताएँ हैं, अपंग लोग हैं। इसके अलावा जो हमारी जैसे मुख्यमंत्री आवास योजना है, मुख्यमंत्री आवास योजना रिपेयर है, इस तरह की जो उनकी जो प्रायोरिटी जो लिस्ट बनती है, वो सारी चीज़ें ग्राम सभा में तय होती हैं। तो जब कोरम पूरा नहीं हो पाता है, तो उसकी वजह से कि वो पंचायत उन मुद्दों में भी पीछे रह जाती है। क्योंकि अगर टाइमली लोगों का चयन नहीं हो पा रहा है, तो उनको फिर हम टाइमली सुविधा भी नहीं दे पाते हैं। जी। सर, दूसरा क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपसे पूछना चाहूँगा कि ज़्यादातर आपके अधीन जो हैं 40 पंचायतें आती हैं और हर पंचायत में क्या है कि जो लोग हैं वो छोटे-मोटे काम के लिए भी कभी-कभार देखा गया कि किसी पंचायत में बहुत देर करना पड़ता है। तो आपके ऑफ़िस के निर्देशों के अनुसार जो पंचायत सेक्रेटरीज़ हैं, उनको किस हिसाब से आप बूस्ट करते हैं? पंचायत सेक्रेटरीज़ को ये निर्देश है कि वो 10 से 5 के बीच में अपने ऑफिस में मौजूद रहें। अचानक से उनको किसी मीटिंग की वजह से या किसी और कारणवश पंचायत में कहीं दौरे पे जाना पड़ता है, तो वो पहले से नोटिस बोर्ड पे लगा के जाएँ। ये हमारे पंचायती राज एक्ट में पहले से लिखा हुआ भी है। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति को कोई ऐसा कार्य है, खासकर हमने कोरोना काल में ऐसा किया था कि इवन पंचायतों को हमारे से मनरेगा की सैंक्शन लेनी थी, या कोई और जिसका जनरली हम हार्ड कॉपी यहाँ पे पहले लेते थे प्रस्ताव की, फिर उसके बाद ही कोई एक्शन लिया जाता था। तो कोरोना काल के दौरान हमने
सभी को यही बोला कि वो ईमेल के माध्यम से हमें जो भी कागज़ है वो आप ऑफ़िस को ईमेल कर दें। फिर उन कागज़ों के हिसाब से या कोई सैंक्शन देनी है या कोई और हमने एक्शन लेना है, तो हम उस पे यहाँ पे सैंक्शन लेके फिर हम उनको ईमेल के माध्यम से ही ये सुविधा प्राप्त मतलब पहुँचा रहे थे, ताकि व्यक्ति को अपनी पंचायत में बैठे-बैठे ही उसके सारे काम हो जाएँ। सर अगला क्वेश्चन मैं पूछूँगा कि आपके ऑफ़िस से आप भ्रष्टाचार को किस हिसाब से रोक पाएँगे? इसके लिए हमारे माननीय मंत्री जी वीरेंद्र कंवर जी और अपने पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास मंत्री जी अभी रिसेंटली यहाँ पे दौरे पे भी आए थे। उन्होंने भी इस मुद्दे पे कहा था कि यहाँ से स्पेशल टीम्स बनाई जाए, बीच-बीच में औचक निरीक्षण किए जाएँ, ताकि कोई क्या प्रत्येक हमारा जो कर्मचारी है वो टाइम से है और या ऑफ़िस में मौजूद है अपने के नहीं है। दूसरा कि कार्यों की ऐसे ही गुणवत्ता चेक की जाए, क्या कार्य सही तरीके से हो रहे हैं कि नहीं है। तो इसके लिए हम ऑलरेडी हमने अपने जेईज़ को निर्देश दे दिए हैं कि पंचायतों में जो भी कार्य हो रहे हैं, जो टीए लेवल के हैं, तकनीकी सहायक के लेवल के हैं, उनका 100% चेक करेंगे वो। 100% चेक मतलब कि एक-एक कार्य को वो पहले चेक करेंगे और वो हमें लिखित में एक सर्टिफ़िकेट देंगे कि वो उस क्वालिटी से सहमत हैं। जैसा कि हमारा जो एस्टीमेट के हिसाब से वो कार्य हुआ है कि नहीं हुआ है, वो हमें एक सर्टिफ़िकेट देंगे, उसके बाद ही फाइनल जो ऐसे यहाँ से जो पैसे हैं उनके रिलीज़ किए जाएँगे। अन्यथा अगर ऐसे उसमें कोई अनियमितता पाई जाएगी, तो फिर विभागीय कार्रवाई करके उस पे अमल किया सर जाएगा। 15वें वित्तीय आयोग में आपकी पंचायत को कितने बजट का प्रावधान दिया गया है? इसमें 15वें वित्त में ऐसा है कि पहले जैसे 14वें वित्त में था कि पूरे के पूरे जो पैसे थे वो पंचायतों को जा रहे थे। अभी 15वें वित्त में ऐसा कर दिया है कि अगर माना एक किसी पंचायत को 10 लाख की राशि दी जानी है, तो उसमें से जो 7 लाख की राशि है वो डायरेक्ट पंचायत को दे दी जाएगी। 15% जो राशि है वो जिला परिषद सदस्य के माध्यम से आएगी और 15% राशि है वो पंचायत समिति सदस्य के माध्यम से आएगी। इसमें 90% जो राशि जो तय होती है वो होती है वहाँ के जनसंख्या के ऊपर, और 10% राशि है वो जो तय होती है वो वहाँ के एरिया के ऊपर डिपेंड करती है। इसके अलावा इस बारी 15वें वित्त में पर्यावरण को भी केंद्रीय वित्त आयोग ने कंसीडर किया था। तो ये हर एक पंचायत के लिए एक फ़िक्स अमाउंट नहीं है कि सबको 5 या 6 लाख ही देना है। ये वहाँ की आबादी, वहाँ के एरिया के ऊपर डिपेंड करेगा। फिर जी। अगला क्वेश्चन मैं यहाँ पे पूछूँगा कि हालाँकि ये जो क्षेत्र है आपके मुख्यमंत्री जिला के में आता है, तो ये जो जितनी भी पंचायत है काफ़ी दूर-दूर तक के सुदूर के क्षेत्र है। तो सरकार के द्वारा जो पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट्स की गई हैं, वो आम लोगों तक पहुँच पाएँ, उसके लिए आपके ऑफ़िस से क्या सुनिश्चित किया गया? अ, इसके लिए हम बीच-बीच में अपने प्रधानों का टाइम टू टाइम मीटिंग्स भी ले रहे हैं और उनको नई-नई स्कीम्स के बारे में बता भी रहे हैं। अभी हम एक अपने यहाँ से एक बुकलेट भी बना रहे हैं, जिसमें हमारे ही नहीं दूसरे विभागों की भी कोई जो स्कीम्स होगी जो सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं, उसकी एक बुकलेट बना के वो लोगों के बीच में ले जाई जाएगी, ताकि लोगों को उन योजनाओं के बारे में पता चले, ताकि वो जो भी उसके पात्र व्यक्ति हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा जो योजनाओं का लाभ उठा सकें। इसके अलावा मंडी जो प्रशासन द्वारा भी एक इनिशिएटिव लिया गया है, जिसके तहत हमारे प्रत्येक गाँव में एक-एक खेल मैदान बनाया जाना है। हर एक पंचायत में एक-एक पुस्तकालय बनाया जाएगा। हर एक पंचायत को ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से वहाँ पे हम उनको इंटरनेट सुविधा प्रदान करेंगे, ताकि जो हमारे यूथ है, जो अभी जो लोग नशे की तरफ जा रहे हैं, उनको नशे से हमने खेल और पढ़ाई की तरफ कैसे मोड़ना सर है। नशे के ऊपर ही मैं ज़्यादा चाहूँगा। हिमाचल प्रदेश जो है वो तीसरा राज्य बन चुका है नशे के मामले में। तो अब ये नशा जो है कहीं न कहीं मुड़ के ये गाँव की तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो यहाँ पे पंचायत की ज़िम्मेवारी बहुत ही ज़्यादा हो जाती है, तो उसके लिए आप क्या चीज़ें कर पा रहे हैं? अभी हमारी जो कमेटीज़ भी सतर्कता कमेटी भी बनी हुई है। इसके अलावा अभी आजकल हमने भांग उखाड़ो अभियान भी चलाया है, जहाँ भी हमारे पंचायत में भांग होगी उसको उखाड़ा जाएगा। इसके बीच में हमारे डीएसपी साहब भी, एसडीएम साहब भी और हम मिलके अलग-अलग जगह पे जाएँगे। अगर हमें कहीं पे कोई भांग पाई जाती है, नष्ट नहीं की जाती है, तो उस पंचायत के खिलाफ़ भी हम कार्रवाई करेंगे।
तो हमने ऑलरेडी प्रधानों से आह्वान किया है कि वो भांग उखाड़ाओ अभियान चलाएँ और कहीं पे उनको किस तरह की कोई दिक्कत आती है तो वहाँ पे पुलिस बल के द्वारा भी उनको सुरक्षा उपलब्ध करवाई सर, जाएगी। एक अंतिम सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, हालाँकि अभी पंचायत के इलेक्शन हुए, बल्कि पूरे हिमाचल प्रदेश में ये देखा गया, इवन सरकाघाट में, मंडी में, ऊना में, ये बहुत देखा गया कि लोगों के जो नाम थे लिस्ट से, वो कहीं न कहीं पंचायत रजिस्टर्ड में थे, उसको वहाँ पे एंट्री नहीं करी गई। तो ये जो पंचायत का चुनाव होना था, उसमें पंचायत के लिस्ट के अंदर नाम था, बट चुनावों में देखें तो उसके अंदर वो नाम नहीं था। इसमें थोड़ा-सा जो पंचायती राज के जो चुनाव होते हैं और जो हमारे पार्लियामेंट्री या हमारे विधानसभा के जो चुनाव होते हैं वो फ़र्क है। उनको केंद्र चुनाव आयोग करवाता है और जो हमारे पंचायती राज के जो चुनाव होते हैं वो हमारे अ, अपने स्टेट के द्वारा कंडक्ट कराए जाते हैं। तो इनका तो प्रोसीजर भी अलग है, इनका सॉफ्टवेयर भी अलग है। लोगों को ऐसा लगता है कि जिसने अगर विधानसभा या लोकसभा के चुनाव में किसी ने अगर वोट दिया है तो उन्हें उसका यहाँ पर भी वोट होगा, ऐसा नहीं है। यहाँ की एक जो वोटर लिस्ट है वो अलग होती है। उस वोटर लिस्ट और इस वोटर लिस्ट में फ़र्क है। इसमें कोई भी सचिव अपने से ना किसी को एंटर कर सकता है, ना काट सकता है। क्योंकि परिवार सिस्टम बहुत सारे ऐसे हैं कि जो हो सकता है कि किन्हीं की मृत्यु हो चुकी है, कुछ है, जब तक कि कोई व्यक्ति आके बताएगा नहीं, वहाँ पे एंट्री नहीं करेगा, तब तक कि उससे कोई छेड़छाड़ नहीं की जाती है। इसी तरह जो वोटर लिस्ट है, उससे भी सचिव को कोई अधिकार नहीं है कि वो उसमें कोई छेड़छाड़ कर सके। अगर किसी उसके लिए एक प्रोसीजर है, जिसके तहत लोगों को टाइम दिया जाता है, समाचार पत्रों में भी और रेडियो के माध्यम से भी लोगों को सूचना उपलब्ध कराई गई थी कि एक टाइम डेट तय की गई थी कि उसके तहत वो पंचायत में जाके अपनी वोटर लिस्ट में नाम देखें। अगर वहाँ पे वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, तो एक फॉर्म भरा जाना था, जिसके माध्यम से फिर उसके बाद वो यहाँ से अप्रूव होने के बाद उनका नाम वोटर लिस्ट में आ जाना था। लेकिन है कि वो लोगों ने इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, उन्होंने उनको यही कन्फ्यूज़न रहा कि उन्होंने लोकसभा में या विधानसभा के उसमें चुनाव में भाग लिया है, तो यहाँ पे भी उनका नाम वोटर लिस्ट में होगा। धन्यवाद सर, आपका हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस से बात करने के लिए। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ बीडीओ सरकाघाट राजेंद्र जी, जिनका ये साफ कहना है कि जो भी सरकार द्वारा जो पंचायत की रणनीतियाँ हैं, वो प्रदेश सरकार जो है या इस ऑफ़िस से जो है, वो लोगों तक पूरी पहुँचाई जाएँ। हालाँकि जब हमने इनसे साथ नशे की बात करी, तो इन्होंने का ये कहना था कि पंचायत में कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ की जा रही हैं, जैसे खेल का मैदान हो गया, लाइब्रेरी हो गई, इंटरनेट हो गया, ताकि जो बच्चों का है, जो कि युवा जो है नशे की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, उनका ध्यान जो है, कम से कम जो है आपके इस तरफ जो है डाइवर्ट किया जाए। धन्यवाद।